नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं को लेकर सरकार की बेरुखी की। जानेंगे कि संसद के मानसून सत्र को पहले ही खत्म क्यों कर सकती है सरकार। बिहार में किसकी है बहार और किसकी होगी हार। साथ ही बात होगी प्रियंका गांधी के दांव की और बुलेटिन के आखिर में बात देश के बढ़ते कर्ज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवसेना ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए में होता है सहयोगी दलों का सम्मान। हर मुद्दे पर अपने सहयोगियों से परामर्श करती थी बीजेपी, अब पुराने सहयोगी हो रहे हैं एनडीए से अलग। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव 2020 का आगाज। पहले चरण की 1000 ग्राम पंचायत चुनावों के लिए आज से भरे गए नामांकन पत्र। 28 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। आज से आईपीएल का आयोजन। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन के बीच पहला मुकाबला। आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शामिल हैं चेन्नई और मुंबई। सरकार जल्द लागू करेगी स्क्रैपेज पॉलिसी। 30% तक सस्ती हो जाएंगी नई कार। सरकार ने संसद में दी जानकारी। और चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को लिखी चिट्ठी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार है कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। अकाली दल एनडीए छोड़ने पर विचार कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा से पास हुए इन बिलों को अब राज्यसभा में लाने की तैयारी कर ली है। रविवार को ये बिल राज्यसभा में लाए जा रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि इन्हें कल ही पास करा लिया जाए। बीजेपी ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उससे पहले हम देखते हैं राज्यसभा में सरकार की राह कितनी हो सकती है मुश्किल। कृषि बिलों पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा है। लोकसभा में जिस तरह से हंगामा बरपा, उसे देखकर यही समझा जा सकता है कि राज्यसभा में सरकार के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। लेकिन पीएम मोदी तो इस कदर आश्वस्त है कि कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य यानी कि संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक और कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कृषक यानी सशक्तिकरण एवं संरक्षण करार विधेयक को सही बताने के साथ विपक्ष को घेर रहे हैं। उन्होंने इन सुधारों को किसानों को बिचौलिए से आजादी दिलाने के लिए सुरक्षा कवच करार दिया। साथ ही विपक्ष और बिचौलियों का साथ देने और अन्नदाताओं को झूठ बोलकर बहकाने का आरोप भी लगाया। मोदी ने कहा कि ये सुधार अन्नदाता को अपनी उपज कहीं भी बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पीएम मोदी ने बिलों को किसानों के हितों में बताया। पीएम मोदी ने बिलों को किसानों के हितों में तब बताया है जब किसान, विपक्ष और खुद के साथी मोर्चा खोले हुए हैं। यही लामबंदी राज्यसभा में सरकार की घेराबंदी कर सकती है। दरअसल 245 सदस्यों की राज्यसभा में एनडीए अब भी बहुमत से दूर है। राज्यसभा में अभी 86 सांसदों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब इसमें से शिरोमणि अकाली दल के सदस्य उनका साथ नहीं देंगे, जिसका ऐलान हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने के साथ ही कर दिया था। वहीं हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बिलों पर बवाल मचा है। इसके साथ ही एनडीए के पुराने साथियों में एक और अब विपक्ष का हिस्सा हो चुकी शिवसेना ने इन बिलों का विरोध किया है। महाराष्ट्र के इस दल के राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य, समाजवादी पार्टी के 8 सांसद, बीएसपी के 4 सांसद भी बिल के विरोध में वोट करेंगे। वहीं कुछ छोटे दल भी मोदी सरकार से किनारा कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है किसानों के साथ के बिना राजनीति के सफर को आसान बनाना नामुमकिन है। यही वजह है कि कांग्रेस समेत ज्यादातर दल कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य यानी कि संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक और कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कृषक यानी कि सशक्तिकरण एवं संरक्षण करार विधेयक की मुखालफत कर रहे हैं। अब रविवार को इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन देता है सरकार का साथ। क्या यहाँ फिर बिगड़ जाएगी पीएम मोदी की बात। राजीव जी, सरकार अड़ी हुई है, ना तो वो अन्नदाताओं की सुन रही है और ना ही विपक्ष की। सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। बिल लाने से पहले ना तो सरकार ने अन्नदाताओं से चर्चा की और ना ही विपक्ष से। सिर्फ फरमान सुना दिया कि वो बिल ला रहे हैं और इससे अन्नदाताओं को फायदा होगा। सरकार बिल के नाम पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा अपनी जिम्मेदारियों से तो पल्ला नहीं झाड़ रही। बिल्कुल सृष्टि, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य होता है सृष्टि कि वो जनता की नब्ज को समझने के साथ विपक्ष की बातों को भी सम्मान दे, और गठबंधन सरकार में ये जिम्मेदारी भी होती है कि उन तमाम दलों के विचारों का सम्मान करे जिनके सहयोग से सरकार बनी है। दुख इस बात का है
कि मोदी सरकार इन दोनों कसौटियों पर खरी नहीं उतरती। जनता की परवाह कितनी है ये तो हमने इस महामारी के वक्त देख ही लिया है। सृष्टि, विपक्ष का भी हमेशा सरकार ने मजाक उड़ाया और अब यही रवैया सहयोगी दलों के साथ भी देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा के पास पूरा बहुमत है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि वो एक तरफा फैसले लेने में सक्षम है। लेकिन भाजपा ये भूल रही है कि इस बहुमत के पीछे जिस जनता का योगदान है उसकी कैसे उपेक्षा हो रही है। स्वास्थ्य मुसीबत के पहले आपको याद होगा सृष्टि कि देश भर में सीएए यानी नागरिकता कानून के विरोध में आवाज उठ रही थी। सरकार ने तब भी विरोध की अनदेखी की थी और अब भी उनका वही अंदाज है कि जिसे जो कहना है, जो करना है वो करे। मोदी जी अपनी सुविधा के हिसाब से या कहें तो उद्योगपतियों की सुविधा के लिए फैसले लेंगे और संसद में उसे पारित करवाकर कानून की शक्ल देंगे ताकि उनकी सरकार को उद्योगपतियों की सहायता मिलती रहे और वे बदले में उनकी सेवा करते रहें। काश यही सेवा भाव जनता के लिए भी होता तो आज देश के हालात कुछ और होते। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच देश में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र इसलिए बुलाया गया क्योंकि सरकार के सामने संवैधानिक मजबूरियां थी, साथ ही विपक्ष का दबाव भी था। लेकिन अब मोदी सरकार संसद सत्र को बीच में ही खत्म करने की तैयारी में है। तो कब तक चल सकता है संसद का मॉनसून सत्र, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में फैली महामारी के बीच पहले तो इस बात पर संशय बना हुआ था कि क्या इस बार संसद का मॉनसून सत्र बुलाया जाएगा या नहीं, लेकिन संवैधानिक नियमों के चलते सरकार को संसद सत्र बुलाना पड़ा। फिर जब सत्र बुलाने का समय तय किया गया तो सरकार ने अपने हिसाब से शर्त तय कर दी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल को हटा दिया, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही का समय आधा आधा कर दिया। यानी सरकार ने साफ कह दिया कि संसद सत्र तो चलेगा लेकिन नियम व शर्तें लागू रहेंगी, और इसका ठीकरा भी सरकार ने महामारी के मत्थे ही फोड़ दिया। प्रश्नकाल को लेकर विपक्ष अड़ा तो सरकार ने लिखित में सवाल जवाब की बात मान ली। सत्र शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और इस दौरान संसद में कई बिल पेश किए जा चुके हैं। अन्नदाताओं को लेकर लोकसभा में लाए गए बिल पर सरकार घिर गई है। विपक्ष के साथ साथ सरकार के सहयोगी भी बिल का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी की सहयोगी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने तो मोदी कैबिनेट का पद ही छोड़ दिया। सरकार अपनी मनमानी कर लोकसभा में तो बिल पास करा ले गई, लेकिन राज्यसभा में ये चुनौती बन सकता है। इस बीच खबर है कि सरकार सोच रही है कि सत्र को छोटा किया जाए, यानी सरकार संसद सत्र को तय समय से पहले ही खत्म करने की फिराक में है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि देश में फिलहाल महामारी का असर बढ़ता जा रहा है, संसद के कई सदस्य भी इसकी चपेट में हैं, इसलिए सत्र में जरूरी काम निपटाकर इसे तय वक्त से पहले समाप्त कर दिया जाए। पहले सत्र को 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन अब इसे 25 सितंबर तक चलाने पर विचार हो रहा है। यानी विपक्ष की मजबूत घेराबंदी से निकलने का सरकार को जब कोई उपाय नहीं दिखा तो सत्र को ही समाप्त करने पर विचार शुरू हो गया है। संसद का मॉनसून सत्र समय से पहले खत्म हो सकता है, लेकिन बिहार चुनाव समय पर ही होंगे, ये चुनाव आयोग साफ कर चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी पूरी तरह से तैयार हैं। जनादेश के साथ सत्ता पर काबिज होने के लिए तेजस्वी यादव युवाओं को लुभाने की खास कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने युवाओं के सहारे सरकार की जमकर घेराबंदी की है, साथ ही ऐसी भविष्यवाणी की है जो नीतीश की कुर्सी को हिलाएगी। युवा किसी भी पार्टी को सत्ता की चौखट तक पहुंचाने का मादा रखते हैं, इसीलिए सभी राजनीतिक दल युवाओं को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव युवाओं के साथ से लालटेन को फिर से जलाकर पार्टी में जीत की रोशनी करना चाहते हैं, जो 2015 के चुनाव में जली तो थी लेकिन नीतीश के धोखे की वजह से बुझ गई। मगर अब फिर से तेजस्वी अपना तेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो युवाओं के सहारे नीतीश को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, हर जात धर्म के युवा सरकार प्रदत्त बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वो सरकार जो युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझकर उन्हें पूरा करना जानती है। युवाओं को अपने पाले में करने के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार की हार की भविष्यवाणी भी की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। अपनी सत्ता के लिए 2 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनादेश का अपमान कर बिहार को फुटबॉल बनाकर राज्य को बर्बाद कर दिया है। पिछले 1 दशक में उन्होंने बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिससे गठबंधन कर धोखा न दिया हो। अब की बार जनता सबक सिखाएगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने 6 साल पुराना एक ट्वीट शेयर किया जिसमें सुशील कुमार मोदी का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। उस बयान को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आपकी बातों से वे पूर्णतः सहमत हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होंगे, लोग सच्चाई का साथ देकर बिहार का फैसला करेंगे। अब तेजस्वी ने तो नीतीश के हार की भविष्यवाणी कर दी। अगर ये सही साबित हो गई तो 15 साल से सीएम का ताज पहनते आ रहे नीतीश को उसे उतारना पड़ेगा।
बिहार में किसकी होगी सरकार और किसकी होगी हार, ये तो चुनाव के नतीजों से तय होगा। लेकिन कर्नाटक की येदियुरप्पा की सरकार में किसे जगह मिलेगी, ये तय बीजेपी का आलाकमान करेगा। लेकिन उससे पहले कर्नाटक में विधायकों को मनाने का काम सीएम येदियुरप्पा को करना है, क्योंकि मंत्री बनने की लाइन में कई विधायक हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में 3 या 4 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। तो क्या है येदियुरप्पा की परेशानी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जब से बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं को अपना साथी बनाकर सरकार बनाई है, तब से बगावती सुर उठ रहे हैं। बागियों को तवज्जो दिए जाने से पार्टी के दिग्गज इस कदर खफा हैं कि अब तक बीजेपी में बात नहीं बन पाई है। यहाँ तक कि अब एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार अटक गया है। सीएम येदियुरप्पा हाईकमान से मंजूरी लेने के लिए दिल्ली दरबार में भी हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन आला कमान का हुक्म अभी तक नहीं आया है। इसे कहीं न कहीं पार्टी की कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी येदियुरप्पा को पद से हटाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा की उम्र को देखते हुए आने वाले वक्त में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें खारिज किया है, लेकिन अंदर खाने सीएम के खिलाफ तो सुर उठ ही रहे हैं। दरअसल कई पुराने नेता मंत्रिमंडल में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से बगावत कर बीजेपी में आने वाले एएच विश्वनाथ, आर शंकर और एटीबी नागराज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय कर्नाटक मंत्रिमंडल में 28 सदस्य हैं और 6 स्थान खाली हैं। इन पदों पर सभी की निगाहें टिकी है, लेकिन सब कुछ पार्टी नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। इस पर येदियुरप्पा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में मैंने कल करीब आधे घंटे तक नड्डा जी से बात की। वो संभवतः प्रधानमंत्री से बात करेंगे और आगे की कार्रवाई पर कल तक निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के फैसले के आधार पर वो मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई टीम में किस किस को जगह मिलती है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बगावती सुर उठने तय है, जिससे येदियुरप्पा की कुर्सी पर भी संकट आ सकता है। कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की परेशानी कम नहीं हो रही है। सियासत में कदम जमाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूरी जी जान से जुटी हैं। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका ने सीएम योगी को ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। देखिए इस रिपोर्ट में। युवाओं को देश की तरक्की की नींव कहा जाता है। युवा ही देश को विकास की रफ्तार पर आगे ले जाते हैं, लेकिन जब से देश में मोदी का राज आया है, तब से युवाओं का ही विकास रुक गया है। लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। वो बेरोजगार होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर देश का युवा आवाज उठा रहा है, जिसमें उनका साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दे रही है। वो लगातार ट्वीट कर इस मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं। आज उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र ही लिख डाला है। पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश का युवा बहुत परेशान और हताश है। कुछ दिन पहले ही मैंने 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की थी। इस शिक्षक भर्ती में 24 जिले शून्य जनपद घोषित थे, यानी कि इन 24 जिलों में कोई जगह खाली नहीं थी, मगर इनके बच्चे अन्य जिलों की भर्तियों के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते थे। इन बच्चों ने परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास भी हुए, परंतु 3 साल बीत जाने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रियंका गांधी ने पत्र में आगे लिखा, ये युवा मजबूरी में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके जीवन संघर्ष से भरे हैं। इनकी दर्दनाक कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सरकार ने इनके प्रति आक्रामक और निर्मम स्वभाव क्यों बनाया है, जबकि यही उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने वाली पीढ़ी है और सरकार इनके प्रति जवाबदेह है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने कहा कि ये युवा बहुत परेशान हैं। महामारी इनके ऊपर और भी कहर बरपा रही है। एक तो इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ऊपर से इस महामारी में उनके सामने गहरा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। उनके ऊपर घर के नमक, तेल और राशन का भी बोझ है। प्रियंका गांधी का ये खत योगी सरकार को बुरी तरह से घेर सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस महासचिव युवाओं को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गई तो योगी सरकार की सत्ता से विदाई तय है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका के खत का क्या जवाब देते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ते कर्ज की। देश में आर्थिक स्थिति काफी वक्त से खराब चल रही है और अब अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है, इसीलिए अब उस कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हालात यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि लोगों का उधार चुकाने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं, जिसने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।
पीएम मोदी दूसरे देशों को पैसा देकर महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के पास खुद पैसा नहीं है। अर्थव्यवस्था इस कदर बदहाल हो चुकी है कि कर्ज लेकर खर्च निकालना पड़ रहा है। नौबत ये आ गई है कि देश कर्जदार बनता जा रहा है। इसकी ताजा जानकारी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 के आखिर तक सरकार की देनदारी बढ़कर 101.3 लाख करोड़ जा पहुंची। मार्च 2020 तक ये कर्ज 94,60,000 करोड़ रुपए था। पिछले साल जून 2019 में ये देनदारी 88,18,000 करोड़ की थी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सार्वजनिक ऋण के रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के कुल बकाये में सार्वजनिक का हिस्सा 91.1% है। महामारी के दौर ने आर्थिक समस्याओं का अंबाल लगा दिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो सरकार की देनदारी में केवल अप्रैल जून तिमाही में 7.1% का इजाफा हुआ। पिछले साल समान अवधि में 0.8% थी। साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88,18,000 करोड़ रुपए था। केवल जून महीने में सरकार ने करीब 3,46,000 करोड़ की डेट सिक्योरिटी जारी की। एक साल पहले इसी अवधि में 2,21,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां जारी की गई थी। इस अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 39% और बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 26.2% थी, जबकि प्रतिभूतियों की कुल 28.6% की हिस्सेदारी हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने अप्रैल जून तिमाही में नकद प्रबंधन बिल जारी कर 80,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, लेकिन अब सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सरकार की नाकाम नीतियों का नतीजा है? तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।